या तो कोई भी एटम, तो एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। एक ही प्रोटॉन होता है? बहुत सारे प्रोटॉन भी हो सकते हैं ना? हाँ, हो सकते हैं, लाइक अ हैवियर एटम। तो उसके अंदर सेंट्रल रीजन को न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर एक साथ बहुत सारे प्रोटॉन उसके साथ बिलोंग करते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक साथ, एक्टिव नेचर का फोर्स हुआ। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्लाइट डिफरेंट है, लेकिन उसको मैं थोड़ा रिलेट कर सकता हूँ यहाँ पे। उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स का है, वो 12th के अंदर आएगा। लेकिन तुमको यहाँ पे सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे उसको को रिलेट किया। एफ, एक्ट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास m1 and m2 separated by distance r is given by f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द masses। अगर दोनों की मास की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये एक्ट्रैक्टिव नेचर का फोर्स ज्यादा मिलेगा। अगर ये दोनों मासेस की वैल्यू या दो में से एक का मास कम होगा तो ये एक्ट्रैक्टिव फोर्स का नेचर की वैल्यू मुझे कंपैरेटिवली कम फील होगी। अगर डिस्टेंस में और कम करता हूं तो ये एक्ट्रैक्टिव नेचर का फोर्स मुझे ज्यादा फील हो रहा है। अगर डिस्टेंस, अगर मैं ज्यादा मेंटेन कर रहा हूँ, जैसे कि कोई एक सैटेलाइट या रॉकेट मुझे लॉन्च करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर मैं उसको एस्केप करवा देता हूँ, तो बाद में क्या होगा? वो सर्टेन टाइम के एंड के बाद वो एस्केप हो जाएगा। कहाँ? इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर जाएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी एक ऐसा डिस्टेंस है जो डिस्टेंस और अर्थ के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कम होगा, ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये फोर्स की वैल्यू कम होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों को कंबाइंड फॉर्म में मैं आगे लिख सकता हूँ। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 upon r square. It means f equal to g m1 m2 upon r square, where g is capital G, constant of proportionality, and it is called universal constant of gravitation. It is called universal constant of gravitation. तो ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस क्या है? स्मॉल जी प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता था, टाइप ऑफ द प्लेनेट, अलग अलग प्लेनेट की बात करते थे तो स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट आती थी। लाइक अर्थ, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8। लाइक जुपिटर, ग्रेविटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 34 पॉइंट समथिंग। लाइक अ प्लेनेट मैं चेंज कर रहा हूँ, मून, ग्रेविटी की वैल्यू 10/6, 6th पार्ट जितनी उसकी ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है। कुछ समझ में आ रहा है? यानी ये जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन थ्रू आउट द यूनिवर्स के अंदर ये वैल्यू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यू है 6×10⁻11। उसका यूनिट क्या आएगा देखते हैं आगे। तो उसका यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला उसकी निकालने के लिए मैं आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। कैपिटल की इंटू m2 ये सॉल्व करूंगा। यूनिट ऑफ g इक्वल्स टू यूनिट ऑफ एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। एफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या हुआ? न्यूटन। आर डिस्टेंस, दो प्लेनेट या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस हुआ, तो ये डिस्टेंस तो मीटर में होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मास किसमें? किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम, डायरेक्ट लिखो किलोग्राम स्क्वायर। ये मैंने जी का रिलेशन ड्राइव किया। उसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगी? द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर स्क्वायर अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m1 इंटू m2। फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास m1 एक्सेलरेशन, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर रेज़ टू पावर 1 पर सेकेंड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में सेकेंड स्क्वायर, t रेज़ टू -2। आर स्क्वायर डिस्टेंस मीटर में, मीटर
लेंथ, लेंथ उसके लिए एल रेज टू पावर 2, और डिनोमिनेटर में किलोग्राम किलोग्राम, यानी m1 इंटू m1 यानी m2 होगा। दिस इज इक्वल टू m 1 माइनस 2 माइनस 1 l t 2, the dimensional formula of universal constant of gravitation। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस स्मॉल जी और कैपिटल जी में। द यूनिट ऑफ स्मॉल जी इज acceleration due to gravity is meter per second square, whereas capital G उसका m के एस यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ acceleration due to gravity is L1 t minus 2. The dimensional formula of universal constant of gravitation is m minus 1 L3 t minus 2। ठीक है, पहले इतना लिखना है तो लिख दो। चलो आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे तुमको पढ़ा है कि वेक्टर R1 इज पोजीशन वेक्टर फॉर द पार्टिकल मास m1, वेक्टर R2 इज पोजीशन वेक्टर फॉर द पार्टिकल ऑफ मास m2। पार्टिकल बोल रहा हूँ, वैसे प्लेनेट को भी पार्टिकल बोल सकते हैं, वो एक लिमिटेशन के अंदर मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ये वेक्टर है, उसको मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। वेक्टर R1, वेक्टर R1
वेक्टर R1 है, ये वेक्टर उसकी डायरेक्शन है वेक्टर R2। तो उसकी डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर दूं, पहले यहाँ पे उसका एरो यहाँ पे दिखाया था, अब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पे उसका एरो यहाँ पे दिखाता हूँ, तो मैं उसको यहाँ पे -R2 लिख सकता हूँ। अगर उसका उल्टा यहाँ पे सोचूं मैं, यहाँ पे ये वेक्टर के अंदर, ये फर्स्ट वेक्टर वेक्टर R2 और ये सेकंड वेक्टर वेक्टर R1, उसकी अगर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे दिखाऊं, तो अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे है। पहले उसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन थी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन माइनस वेक्टर R1 हो गई। वेक्टर एडिशन में हम क्या करते थे, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर वेक्टर बी, फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड दोनों को कनेक्ट कर दो तो तुमको क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड, अगर ये दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ R12। R12 वेक्टर इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दिस प्लस दिस, वेक्टर R2 प्लस माइनस वेक्टर R1। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा R12 वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। क्या सिखा रहा हूँ मैं वेक्टर रिलेशन सिखा रहा हूँ। किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका आगे जो सिखाया वो स्केलर रिलेशन था। अब मैं वेक्टर रिलेशन दिखा रहा हूँ। वेक्टर में हमको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बहुत पता होती है, दोनों की वैल्यू, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन हमको पता होती है। फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल की प्रेजेंस से जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स को मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन टू द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल नहीं, फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन टू द फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकंड पार्टिकल F12। मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा, फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन टू द सेकंड पार्टिकल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, डायरेक्शन अपोजिट। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ये सिस्टम में है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हुआ, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। इंडिविजुअल फोर्सेस काम कर ही रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे ऊपर क्या कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये पोजीशन के ऊपर अभी नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे मेरे ऊपर जीरो है। अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन को के फोर्स को बैलेंस कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखूंगा F1, फोर्स एक्टिंग ऑन टू द फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकंड पार्टिकल F12 इक्वल्स टू, वैल्यू सेम है, क्या थी वैल्यू, m1m2 अपॉन r², और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है। उसके ऊपर उसकी प्रेजेंस से जो भी फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन आती है, तो ये डायरेक्शन के लिए उसका यूनिट वेक्टर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका यूनिट वेक्टर कौन सा है, वेक्टर R12 कैप, ये उसका यूनिट वेक्टर है। मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ पे Gm1m2 अपॉन r² इंटू R12 कैप, वेक्टर R12 अपॉन वैल्यू ऑफ R12 इक्वल टू R12 लिखो तो अभी चलेगा, वैल्यू उसकी वैल्यू। तो ये मैंने लिखा है वेक्टर रिलेशन। आगे मैंने जो समझाया था वो स्केलर रिलेशन था, अब मैं वेक्टर रिलेशन लिख रहा हूँ। अगर मुझे डायरेक्टली F21 का रिलेशन लिखना है तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, F21 cos 2, आगे नेगेटिव साइन, R12 तो Gm1m2 अपॉन r² इंटू R21 वेक्टर अपॉन एब्सोल्यूट ऑफ, वैल्यू तो सेम आएगी दोनों के बीच में, यानी मैं यहाँ पे उसको लिख सकता हूँ -F12 वेक्टर। तो उसके आगे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F21 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर इक्वल टू 0। रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, 0। सिस्टम कहाँ पे है, कैसी है, इक्विलिब्रियम। लिखो, लिखना हो तो।
चलो हो गया। इतना पढ़ा है, इस पे कोई क्वेश्चन है? पेज नंबर 185, उसके ऊपर वास्तु पाठक 8.1 पढ़ो। इक्वल टाइम टू ट्रैवल बीएससी एंड सीपीबी डिस्टेंस, यानी यहाँ पे मैं लॉ लिखो सॉल्यूशन में, एज पर सॉल्यूशन में लिखो, सॉल्यूशन में लिखो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L1 equals to L2, L1 equals to L2, L1 यानी R क्रॉस P ना, R क्रॉस P, डायरेक्ट लिखूँ आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 91 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R1 P1 इक्वल टू R2 P2, लेकिन P इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की फार्मूला क्या है, पहले पढ़ लो सर, पहले समझ लो, बाद में टाइम देता हूँ मैं लिखने का। लीनियर मोमेंटम की फार्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा M1V1 P1 उसके लिए इनटू R1, दिस इज इक्वल टू R2 P2 का रिलेशन M2V2, लिखो इतना। आगे लिखो, हियर M1 इक्वल टू M2, लिखा इतना, बाकी हियर M1 equal to M2. Therefore, R1V1 equal to R2V2. तो हमको रिलेशन मिलेगा R1V2 R2/R1, यही रिलेशन डिराइव करने का था, तो ये डिराइव हो गया। एक इलस्ट्रेशन लिखो, न्यूमेरिकल। The position vector
the position vector of the object of masses, the position vector object of masses 25 kilogram and 10 kilogram, यानी मैं उसको m1 से डिनोट करूंगा और m2 से उसको डिनोट करूंगा, आर 475 मीटर एंड 135 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो उसको मैं वेक्टर r1 से डिनोट करूंगा और उसको पोजीशन वेक्टर फॉर द सेकंड पार्टिकल, उसका एड्रेस लिखा है इतना। ऑब्टेन वेक्टर रिप्रेजेंटिंग, ऑब्टेन द वेक्टर representing the gravitational force on, obtain the vector representing the gravitational force on 25 kilogram object by 10 kg. Bracket में लिखो take a G equals to 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square, per kilogram square। (25 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी वैल्यू का फोर्स वेक्टर रिलेशन में प्रोड्यूस होता है, ये मुझे सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना पड़ेगा? F21 नहीं, फर्स्ट पार्टिकल 25 किलोग्राम, फर्स्ट पार्टिकल 25 किलोग्राम मास के ऊपर जो भी फोर्स एक्सर्ट होता है तो वो F12 मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो फॉर्मूला, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर इनटू फॉर्मूला वेक्टर रिलेशन वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन वैल्यू ऑफ वेक्टर R12, दोनों के बीच में डिस्टेंस था। तो पहले तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 सॉल्व करेंगे। वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, दिस माइनस दिस, 1 माइनस 4, 3 माइनस 7, 5 माइनस 5, उसकी वैल्यू निकालने की है। एब्सोल्यूट ऑफ R12 इक्वल टू उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस दिस कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस दिस कोऑर्डिनेट स्क्वायर, क्या आएगा 9 प्लस 3 अंडर रूट में 5। ये सॉल्व किया मैंने, ये वाला डिनोमिनेटर वाला, और ये किया यहाँ पे। बस अब वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा। F12 फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन टू द 25 किलोग्राम मास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 10 किलोग्राम मास, F12। जी की एग्जैक्ट वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 11। M1 की वैल्यू पता है 25 किलोग्राम, M2 की वैल्यू 10 किलोग्राम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल, वो तो सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया? 5 स्क्वायर इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 माइनस 3 माइनस 4 0 अपॉन एब्सोल्यूट ऑफ R 5। चलो कंप्लीट कर दो उसको। पहले यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 3/5 माइनस 0.6, 4/5 0.8 और 0, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। और ये 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 11 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन 25, कैंसिल 25। ये 25 कैंसिल हो गया। 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10, 0.6 माइनस आगे माइनस 0.8 और 0, बस ये तुम्हारा आंसर। अगर कार्टेशियन यानी आई जे के फॉर्म में लिख रहा है तो उसको
आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसके और जे के साथ, और के का सवाल आता नहीं है। यानी टू डायमेंशन में इतनी वैल्यू का फोर्स प्रोड्यूस होगा, टू डायमेंशन। चलो हो गया, बस आज इतना ही रखते हैं।